हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस में। जैसा कि हम आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं और ये है मनोविज्ञान का संप्रदायवाद चल रहा था, जिसमें इसकी पिछली वाली कक्षा में मैंने संप्रदाय का भाग नंबर 5वां आवश्यकता का सिद्धांत या मानवतावाद को खत्म कर दिया था। उसमें छठवां कुछ बता दिया था, सिगमंड फ्रायड जो लाए थे मनोविश्लेषणवाद। आज उसके आगे के क्रम में छठवां ही है जिसे सिगमंड फ्रायड ने लेकर आया था। उसका नाम था मनोविश्लेषणवाद। यह क्रम संख्या छठवां है तथा संप्रदायवाद का यह अंतिम है। यह जितना लंबा है उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। कभी कभी एक या एक से अधिक प्रश्न पूछने की संभावना होती है। सीटेट में 2018 में एक प्रश्न पूछा हुआ है, अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो सिगमंड फ्रायड के विषय मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था कि यह कौन थे, यह कहाँ के रहने वाले थे। थोड़ा सा इनके जीवन परिचय के विषय में बता दिया था, इनके समर्थक कौन थे। और आपको मैंने यह भी बता दिया था कि इन्होंने मन का मनोविश्लेषणवाद नाम कैसे दिया और कैसे इसका नाम रखा और इनके मस्तिष्क में यह विचार आया कहाँ से। ये सब मैंने यहाँ तक बताया था कि फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है, पेरिस में एक नगर है पेंसी नगर। वह विश्व का सबसे बड़ा पागलों का अस्पताल है या मानसिक रोगियों का अस्पताल है, जिसमें मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है। उसमें ये डॉक्टर के तौर पे नियुक्त थे। उस समय ये पागलों से जब बात पूछते थे तो उनका उत्तर सुनकर ये आश्चर्यचकित रह जाते थे कि जब पागल है ये तो इतना बढ़िया उत्तर कैसे दे रहा है। तो पागलों पर अध्ययन करने लगे। पागलों पर अध्ययन करने के बाद इनके मस्तिष्क में आया। मस्तिष्क को 3 भागों में इन्होंने बांटा। इन्होंने जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, मनुष्य के मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क इन्होंने इनके मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा। ठीक, पहले का नाम रखा चेतन, दूसरा का नाम अर्धचेतन, और तीसरे का नाम रखा इन्होंने अचेतन मन। उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 मस्तिष्क होते हैं। हर हमारे पास ही नहीं, दुनिया का कोई प्राणी हो उसके पास 3 मस्तिष्क होते हैं। जब यह चेतन और अर्धचेतन मन जब काम करना बंद कर देता है तो उसे पागल नाम देते हैं। उस मनुष्य मानसिक रूप से बीमार हो जाता है या उसे अपने शब्दों में पागल कहते हैं। ये किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने कहा, अध्ययन करने के पश्चात कहा है। उन्होंने बताया है कि दुनिया का कोई बालक या मनुष्य नहीं जिसके पास यह तीनों मस्तिष्क नहीं होते। और इन्होंने बताया हमारे जो मस्तिष्क है, यह जो मस्तिष्क है इसका सबसे 90% भाग अचेतन मन होता है। अचेतन मन को इन्होंने महत्वपूर्ण माना और इन्होंने पूरे मस्तिष्क का 90% भाग अचेतन मन को बताया। और इन्होंने जो अपना व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है, इन तीनों मस्तिष्क जो प्रकार बांटा है उससे कोरिलेट करके इन्होंने दिया है। कैसे दिया है आइए आपको बताते हैं, कैसे वह एक दूसरे से जोड़े हैं। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं उसी प्रकार व्यक्तित्व के 3 भाग इन्होंने बताया है। और इनका एक स्टेटमेंट है, एक वाक्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह वाक्य बार बार परीक्षा में पूछा गया है। इन्होंने मस्तिष्क की तुलना एक बर्फ के सिले खंड से किया है। किसके? जैसे ये समुद्र है तो जो बर्फ का टुकड़ा यह है, इन्होंने मस्तिष्क की तुलना इस शिलाखंड
यह बर्फ का शिलाखंड या टुकड़ा है। इन्होंने कहा यह जो ऊपर वाला भाग होता है जिसे हम देख सकते हैं उसे चेतन मन कहते हैं, और नीचे वाला भाग इसे हम चेतन कहते हैं, चेतन मन जिसको हम देख सकते हैं, और नीचे वाला भाग जिसे हम नहीं देख पाते हैं उसे अचेतन मन कहते हैं। अचेतन मन कहते हैं यह मस्तिष्क का 90% भाग होता है। अचेतन मन क्या होता है, यह कैसे काम करता है, यह मनुष्य में किस प्रकार पाया जाता है, इसके आगे मैं बता रहा हूं। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, मस्तिष्क की तुलना बर्फ के शिलाखंड से किया है। बर्फ के शिलाखंड से किया है। इसको लिखना और लिख लीजिए आप लोग। इसके आगे हम बता रहे हैं कि उन्होंने चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन को कैसे बांटा है तथा उसे व्यक्तित्व को 3 प्रकार से कैसे कोरिलेटेड करके बताया है कि यह मनुष्य के अंदर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम यह इसका नाम इन्होंने पहले स्थान पे अचेतन मन को रखा, अचेतन मन। दूसरा है अर्धचेतन मन, और तीसरा है चेतन मन। इन्हें व्यक्तित्व के प्रकार में इन्होंने बांटा है उसे 3 भागों में, ईद, ईगो, सुपर ईगो। तो इन्होंने अचेतन मन को जो तुलना किया है उसका नाम ईद या ईदम रखा। फिर इसका जो नाम है ईगो, या इसे हिंदी में अहम कहते हैं, और ये जो चेतन मन है इसका नाम रखा सुपर ईगो। सुपर ईगो या परा अहम, या इसे आदर्श अहम भी कहते हैं। ठीक, इन्होंने इस भाग को 90% बताया तथा चेतन मन को 10% बताया। अब इन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। उन्होंने कहा कि जो अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन होता है यह दुनिया के प्रत्येक मनुष्य के 3 मस्तिष्क 3 प्रकार हैं, तथा जो अचेतन मन होता है यह जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात होता है। जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तभी से यह उसके मस्तिष्क में पाया जाता है, यह जन्मजात होता है। और ये दोनों जो हैं यह अर्जित होते हैं। बालक जैसे जैसे आयु वृद्धि होती है तथा जैसे जैसे सामाजिक प्रक्रिया शुरू होता है वैसे वैसे वह इसे इन दोनों को अर्जित करता है। जब यह अचेतन मन जन्मजात हो गया तो जो आपके अंदर जो व्यक्तित्व रहेगा इदम, यह भी जन्मजात रहेगा, और यह दोनों जो हैं यह भी अर्जित किए जाएंगे। समाज से, वातावरण से यह दोनों अर्जित किए जाते हैं। आप इस तरीके से पढ़िए कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, जिससे आपको कोई ट्रिक की आवश्यकता न हो और रटने की आवश्यकता न हो, तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाए और आप एक बार में इसे
समझ लें और याद कर लें। तो इन्होंने बताया अचेतन मन में देखिए क्या क्या होता है, भावना होती है, संवेग होता है, मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति होती है, दमित इच्छा होता है, अनैतिक विचार, अनैतिक विचार, असामाजिक, असामाजिक, अमर्यादित, अमर्यादित, ये सब जो विचार होते हैं या ये सब जो पॉइंटेड होती हैं, यह आपके अचेतन मन में पाया जाता है। जितने भी नैतिक विचार, इसे जो अर्धचेतन है, इसके अंतर्गत वास्तविकता आती है या इसे वास्तविक मन भी कहते हैं। अब ये बताते हैं आपको कैसे कैसे इसको क्या कहते हैं। यह जो चेतन रहता है यह नैतिक होता है। सबसे पहले आप भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, दमित इच्छा, ये सबको जान लीजिए कि यह सब क्या होता है। भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, तो भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, दमित इच्छा, यह सब जन्मजात होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तथा यह कह सकते हैं आनुवंशिक गुण होते हैं, यह हमारे माता पिता से हमारे अंदर आता है। और यह भावना किसे कहते हैं, जैसे जो इच्छाएं हमारे अंदर जन्म लेती हैं वह बाहर नहीं निकल पाती हैं। जो इच्छाएं हमारे अंदर जन्म लेती हैं बाहर नहीं निकल पाती हैं, उसे हम भावना कहते हैं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि दो व्यक्ति आपस में बात करते रहते हैं और ये व्यक्ति कहता है भाई साहब आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, तो वही भावना होती है जो बाहर प्रकट नहीं कर पाते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में, अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, अपने अंदर सोचे हैं, उसको अभी किसी से बताए नहीं है या कुछ कहे नहीं है, तो वह आपकी भावना हो गई। ठीक, भावना यह जन्मजात होती है। यह भावना किसके अंदर पाई जाती है, अचेतन मन के अंदर पाई जाती है। और जो व्यक्तित्व है वह कौन सा है, इदम है। ठीक, जो संवेग होता है, यह संवेग दुनिया के हर व्यक्ति में पाया जाता है। किसी किसी में ज्यादा रहता है, किसी किसी में कम रहता है। और जब कोई व्यक्ति इस संवेग का सही रूप से इस्तेमाल करता है तो उसकी सफलता और प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। संवेग क्या होता है, जैसे हमारे अंदर कुछ सोच लिए, भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाए या अपने विचारों को किसी से नहीं कह पाए, तो भावना हो गया। लेकिन जब हम कुछ सोचे हैं, कुछ अपने मन में कुछ करने के लिए एक विचार बनाए हैं, जब यह विचार किसी और से हम कह देते हैं कि हम आज यह काम करने वाले हैं, तो यह आपका संवेग हो गया। और यह भी जन्मजात होता है, यह भी अचेतन मन होता है और यह भी इदम में होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। और आइए बताते हैं मूल प्रवृत्ति क्या होती है। यह दो चीज जब हो जाती है तो इन दोनों के बाद जो तीसरी प्रक्रिया आती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात जो हम विचार अपने अंदर सोचते हैं, फिर जब दूसरों से कह देते हैं तो संवेग हो जाता है। लेकिन जब वह जो कार्य हम करने के लिए सोचे रहते हैं, जब वह कार्य हम कर देते हैं या उसे हम क्रियात्मक रूप दे देते हैं, तो वह आपका मूल प्रवृत्ति हो जाएगा, या इसका नाम क्रियात्मक भी है। ये तीन समझ में आ गई। और एक चौथी है दमित इच्छा। यह जो दमित इच्छा होती है, मैं इसको आपको ऐसे बता देता हूं, जो हम भूतपूर्व में जो हम सोचे रहते हैं, कोई एक संकल्पना बनाए रहते हैं, वह जब हो नहीं पाता है तो वह इच्छा मर जाती है, उसे दमित इच्छा कहते हैं। जैसे हम कोई व्यक्ति है, पहले सोचा था मैं PCS बनूंगा, मैं ये तैयारी कर रहा हूँ,
लेकिन भविष्य में जब नहीं बन पाता है तो जो उसकी इच्छा थी उसके अंदर मर जाती है, तो उसे दमित इच्छा कहते हैं। यह अचेतन मन में पड़ा रहता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। उन्होंने बताया जब किसी व्यक्ति के अंदर चेतन और अर्धचेतन मन काम करना बंद कर देते हैं तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है या उसे पागल कह देते हैं। यह सिगमंड फ्रायड ने कहा अध्ययन करने के पश्चात, तथा यह सत्य भी है। और उन्होंने एक दो नहीं हजारों व्यक्तियों के ऊपर इसका प्रयोग किया था और सत्य पाया, इसलिए इनके इस सिद्धांत कहा जाता है, इनके विचार को सिद्धांत कहा जाता है। और आप भी कभी कल्पना कीजिए अपने ऊपर या किसी और के ऊपर, ये इनका जो नियम है उसे लागू करके देखिए, एकदम सटीक बैठेगा। तो इन्होंने ये तीन चीज तो हो गई, इसके बाद इन्होंने तीन नियम बताए। कौन कौन से? इन तीनों मस्तिष्क के तीन नियम बताए। पहला नियम है अचेतन मन का जो नियम है, अचेतन मन का जो नियम है। दूसरा है अर्धचेतन का नियम। और तीसरा है चेतन का नियम। इसके कुछ उपनाम भी हैं। इसे आनंद का नियम कहते हैं, आनंद का नियम। और दूसरा है इसे वास्तविकता का नियम कहते हैं, वास्तविक नियम, वास्तविक मन, वास्तविक नियम। और यह है नैतिकता का नियम या नैतिक नियम। और इन सब से हमारे जो तीन हैं व्यक्तित्व जुड़े हैं, जैसे इससे आपका ईद जुड़ा है और इससे ईगो जुड़ा है, यह व्यक्तित्व के प्रकार हैं। इससे सुपर ईगो जुड़ा है। ठीक, एक एक मन को अच्छी तरह हम आपको बता रहे हैं जो वास्तव में है, चाहे हम और आप चाहे जहां प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे जो इनका चेतन अचेतन मन है, पहला जिसको इन्होंने 90% मांगा, जिसको इन्होंने जन्मजात मांगा। ठीक है, जितने भी जितने भी अनैतिक विचार, मतलब असामाजिक कार्य, अमर्यादित कार्य या सुख की अनुभूति, जितने भी विचार ये सब आते हैं, यह सब हमारे अचेतन मन में आते हैं। जैसे अचेतन मन को आनंद का नियम या सुखदायी का नियम क्यों कहते हैं? जैसे हमें अचेतन मन का उद्देश्य यही होता है कि इसे हमेशा आनंद चाहिए, सुखी चाहिए, आप चाहे जिस कंडीशन में रहें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी के यहाँ जाते हैं, उसके यहाँ कोई वस्तु आपको पसंद आ गई, कोई वस्तु आपको पसंद आ गई, तो आपका अचेतन मन कहेगा इसे चुरा लेते हैं। कौन कहेगा? अचेतन मन कहेगा, क्योंकि इसे हमेशा सुखी चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है हमेशा इसे यही चाहिए, यह कहेगा हम चुरा लेते हैं। तो कौन कहे? यह विचार आपके अचेतन मन में आएगा। और तब अर्धचेतन जो वास्तविक है, यह क्या कहेगा? यह हमेशा आपका वास्तविक स्थिति बताएगा। इसे हम मनुष्य का मित्र भी कहते हैं, मनुष्य का मित्र के नाम से भी जानते हैं। यह बताएगा अगर उस वस्तु को वहां पर और कोई नहीं देख रहा है तो हम चुरा लेते हैं, लेकिन अगर कोई देख रहा है, कोई देखने की संभावना है, तब नहीं चुराएंगे, क्योंकि उसका परिणाम गलत होगा, आप मार भी खाए जाएंगे, आपको चोर नाम उपनाम दे दिया जाएगा। यह कौन कहेगा? अर्धचेतन मन कहेगा, वास्तविक स्थिति बताता है।
जो चेतन मन है यह नैतिक है, और यह कहेगा नहीं चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, यह हमेशा नैतिकता का पक्ष लेता है। कौन? चेतन। तो इस प्रकार आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे एक छोटा बालक है, वह इन दोनों को विषय जब छोटा रहता है नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है, उसे जो चीज अच्छा लगता है वह खा लेता है या कर लेता है, उसे कोई डर और भाव नहीं रहता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जन्मजात होता है। लेकिन वही बालक जैसे जैसे उसकी आयु वृद्धि होती है, जैसे जैसे समाज में वह अपना विकास करता है, वैसे वैसे ये दोनों अर्जित होने लगते हैं। जब बालक बड़ा हो जाता है, उसकी आयु वृद्धि हो जाती है, तो उसे जब कोई सामान चुराने जाएगा तो खुद कहेगा नहीं हमें नहीं करना चाहिए, लोग देखेंगे तो हमें गलत परिणाम होगा या हमको गलत समझेंगे। यह जैसे जैसे बालक की आयु वृद्धि होती है, जैसे जैसे समाज विकास करता है, ये दोनों विचार उसके अंतर्गत आने लगते हैं। यह आप भी कल्पना करके सोच सकते हैं या इसका व्यवहारिक रूप में आप प्रयोग करके देख सकते हैं। इसलिए यह दोनों जो होता है अर्जित होता है, और यह जो होता है जन्मजात होता है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। इसलिए इसे सुख का नियम, सुखदायी नियम, सुखदायी नियम भी कहते हैं, और इसी इच्छाओं का भंडार गृह, इसका इच्छाओं का भंडार गृह, और बालकों में प्रधानता होती है, बालकों में प्रधानता, और इसी में यौन संबंधित जो हमारी इच्छाएं होती हैं, अमर्यादित इच्छाएं होती हैं, यह सब इसी में आते हैं। यौन इच्छाएं, और इसलिए इसका और उपनाम है गंदा मन या गंदी इच्छाओं वाला मन, गंदी इच्छाओं वाला मन। सुखदायी इच्छाओं का भंडार गृह, बालकों में प्रधानता, गंदापन, असामाजिक, यह सब जो होते हैं यह आपके अचेतन मन में पाए जाते हैं। ठीक, मतलब यह इन्होंने जो सिद्धांत दिया है यह एक मनुष्य के व्यवहारिक है, जो इन्हें लागू होता है विश्व के प्रत्येक प्राणी के ऊपर लागू होता है, और यह निर्भर करता है बाद में यह दोनों जन्मजात जो है यह आपको कैसे मिलते हैं, आपका वातावरण कैसा है, जैसा आपका वातावरण रहेगा आपका विकास उसी तरह होगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसे वास्तविक का नियम अर्धचेतन को या मनुष्य का मित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यह वास्तविक स्थिति का बोध कराता है कि अगर सही स्थिति रहेगा तो आप इसका साथ देगा ही, लेकिन जब स्थिति सही नहीं रहेगी तब जो अर्धचेतन मन है यह आपके चेतन मन का साथ देने लगेगा, और जो यह चेतन मन है यह हमेशा नैतिकता को बताता है कि गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक, मुझे उम्मीद है कि अभी यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जैसी छोटी सी इच्छा मेरी है कि लाइक, सब्सक्राइब और उन लोगों के पास पहुंचा दीजिए जो टेट, सीटेट, सुपर टेट, DSSB, KVS, PRT इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और यह महत्वपूर्ण है, यह प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक से 2 या 2 से अधिक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, और आप लोग इसका कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, न तो किसी ट्रिक की आवश्यकता होगी और न रटने की आवश्यकता होगी। यह अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, आज के लिए बस इतना ही। इनका अभी जो भाग बचा हुआ है इसको कल और बताएंगे, और इसमें से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं मैं वह भी आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।